मेरा नाम नोमी है और इस वक्त मेरी उम्र 29 साल है और जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो आज से 3 साल पहले शुरू हुई जब मेरी उम्र 26 थी। तो बात इस वक्त की है जब मैं दुबई से छठी आया था और उन दिनों में बहुत परेशान था क्योंकि कोई 1 महीना पहले इस लड़की की कहीं और शादी हो गई थी जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता था। गलती मेरे घर वालों की थी, उन्होंने वहां रिश्ता करने से इनकार कर दिया था। इसलिए मैं घर वालों से भी कटा कटा रहता था और उदास रहता था और अपना ज्यादातर वक्त घर के बाहर ही गुजारता था, थोड़ा दोस्तों के साथ और ज्यादातर वक्त सियालकोट के फातिमा जिना पार्क में तन्हा बैठकर। मेरी एक खाला है जिनसे घर वालों का झगड़ा है और वो हमसे नहीं मिलते ना हम उनसे। तकरीबन जब से मैंने होश संभाला है ये सब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जब मैं दुबई था उनसे मेरा फेसबुक के जरिए राब्ता हुआ और बात शुरू हो गई। वो काफी खूबसूरत थी, मैं उनसे हल्की फुल्की बातें भी कर लेता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सुबह उठा तो व्हाट्सएप पर उनके मैसेजेस आए हुए थे कि तुम मिलने आओ। वो गुजरावाला रहती हैं तो मैं इस दिन उठा तैयार होकर गुजरावाला उनसे मिलने निकल गया बाइक पर ही। मुझे उनके घर का बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं सियालकोट बाईपास पर जाकर उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे रास्ता समझाया तो मैं उनके घर जा पहुंचा। खाला की उम्र तकरीबन 43 साल होगी, उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके शौहर काम के लिए लाहौर में रहते थे और हफ्ते बाद वापस आते थे। एक बेटी की शादी हो चुकी थी और एक मैट्रिक में थी, बाकी बच्चे 2-2 साल के फर्क से छोटे थे। खाला को मैं पहले फैमिली फंक्शंस में देखा हुआ था लेकिन आज मैंने उन्हें सही से देखा। मेरी खाला क्या कमाल थीं, ऊंची लंबी बाल और बड़ी बड़ी आंखें। आप उनकी खूबसूरती का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं जैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस। खैर उन्होंने मुझे देखते ही गिले लगा लिया और अलग सलग के बाद सब बैठे बातें करते रहे, खाना खाया। बातों में उन्होंने बताया मेरी एक और खाला की बेटी के बारे में कि इसकी 2 बार शादी हुई, पहले इसका शौहर फौत हो गया और उससे एक बच्चा है और फिर दोबारा शादी की लेकिन इसकी निभा ना हो सकी, वहां से भी तलाक हो गई और अब वो सियालकोट में रंगपुरा में एक किराया के मकान में रहती है। खाला ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ दिन बाद सियालकोट उसके घर जाना है, वहां जाकर वो मुझे कॉल करेंगी तो मैं वहां मिलने आऊं। यहाँ ये बात बता दूं कि मैं दूसरी खाला की इस बेटी को जिंदगी में पहले कभी नहीं मिला था और मैं समझ रहा था वो भी कोई आंटी टाइप होगी। खैर खाला के घर थोड़ा और वक्त गुजार कर मैं वापस सियालकोट के लिए निकल आया। वापस आकर मैं अपनी इस कजिन के बारे में सोचता रहा कि वो बेचारी कितनी बदकिस्मत होगी जिसका 2 बार घर उजड़ गया। कुछ दिनों बाद खाला सियालकोट आईं और मुझे कॉल की, मैं यहाँ हूँ, आओ हमसे मिलने। सर्दियों के दिन थे, मैं उठा नहा धोकर दिन 12 बजे उनके महल्ले पहुंच गया। फोन करके घर की लोकेशन पूछी जो समझ नहीं आ रही थी क्योंकि घर काफी अंदर था गलियों में। तो कजिन का बेटा मुझे लेने आ गया। इसके बेटे की उम्र 14 साल होगी। मुझे अभी तक भी लग रहा था कि वो कोई आंटी ही होगी जिसका बेटा इतना बड़ा है। जब मैं उसके घर पहुंचा तो इस लड़के ने बताया खाला छत पर धूप में बैठी है, तो मैं उसके साथ छत की तरफ चल दिया। उनका घर किराया का था और नीचे कोई और किरायादार रहते थे। बाहर लोहे वाली सीढ़ी थी जो ऊपर जाती थी और ये लोग ऊपर रहते थे। मेन दरवाजा एक लोहे की ग्रिल थी, इसके आगे एक कमरा था जहां बेड भी रखा था, साथ वॉशरूम था। ये कमरा बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों था। उसके आगे छोटा सा हॉल था जिसमें ओपन किचन था और उससे आगे एक और कमरा था। इसी में से सीढ़ियां ऊपर जाती थीं। जब मैं किचन के पास से गुजर कर ऊपर जा रहा था तो एक लड़की नजर आई जिस पर मैंने ज्यादा गौर न किया और ऊपर खाला के पास चला गया। खाला से मिला, वो नीचे चटाई पर बैठ गईं जहां कपड़े सिलाई करने वाली मशीन पड़ी थी। खाला की बेटी जिससे मैं मिलने आया था छत पर आई और जिसको देखकर मेरे होश उड़ गए। जिसे मैं आंटी समझ रहा था वो 30 साल की खूबसूरत और लंबी लड़की निकली जो बिल्कुल खाला की जवानी की कापी लगती थी। बैठे बातें शुरू हुईं तो पता चला कि इसकी पहली शादी तब हुई थी जब इसकी उम्र 15-16 साल थी और पहले साल ही बेटा हो गया। खाला समीना की निस्बत आयशा मुझे शरीफ और अच्छी लड़की लगी क्योंकि इसने अपने सर पर दोपट्टा लिया हुआ था और उसकी नजरें भी झुकी हुई थीं। इसने बताया कि वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती है। तालीम मैट्रिक तक थी, इसलिए छोटे बच्चों को संभालती थी और कुछ इसके अबू इसकी मदद करते हैं तो इसका गुजारा हो रहा था। इसके अलावा वो लोगों के कपड़े भी सिलाई करती है। हम लोग छत पर बैठे बातें करते रहे और मैं आयशा से काफी फ्री हो गया था। वो वाकई एक अच्छी लड़की थी और उसने किसी किस्म की कोई फजूल बात नहीं की।
वहाँ बैठे बैठे मेरे जहन में एक आइडिया आया कि मैं आयशा के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाऊं। ये एक महफूज और मुनासिब मौका था। मैंने सोचा कि वहाँ इस वक्त जाया जाए जब आयशा और उसके बच्चे स्कूल में हों, लेकिन इस वक्त बैठकर उससे नंबर मांगने की मेरी हिम्मत ना हुई। शाम हुई तो खाला को वापस गुजरांवाला जाना था। उनका छोटा बेटा जो 9-10 साल का था भी साथ था। खाला ने कहा कि हमें गाड़ी पर बिठा दो। मैंने हाँ कर दी और उनके बेटे को बाइक पर आगे बैठा और खाला मेरे पीछे बैठ गई। मेरे लिए ये सफ़र काफ़ी मज़े का था। जब मैंने उन्हें लारी अड्डे पर जाकर उतारा तो खुद ही टिकट लेकर दिए। गाड़ी निकलने में अभी थोड़ा वक्त था तो मैं उनके लिए जूस लाया। बातों बातों में मैंने खाला से आयशा का नंबर मांगा, जो उन्होंने हिचकिचाते हुए दे दिया और सख्त ताकीद की कि कोई गलत बात ना करना। खाला ने कहा, वो बहुत संजीदा लड़की है। मैंने यकीन दिलाया कि फिक्र न करें और उनको गाड़ी पर बिठाकर वापस घर आ गया। रात को मैंने आयशा को हेलो का पैगाम भेजा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी जब जवाब न आया तो मैंने कॉल मिला दी। आयशा ने कॉल उठाई। आयशा, हेलो जी, कौन? मैं। अस्सलाम अलैकुम कज़िन, कैसी हैं आयशा? वालेकुम अस्सलाम जी, आप कौन? मैं आप तो बड़ी जल्दी भूल गई, मैं नोमी हूँ। आज ही तो हमारी मुलाकात हुई थी आयशा। ओ अच्छा, तुम नंबर कहाँ से लिया तुमने मेरा मोबाइल पकड़ा था तुमने इसमें से निकाला? मैं, अरे नहीं नहीं, ऐसी आदत नहीं है मेरी। मैंने खाला समीना से लिया था आपका नंबर। अगर आपको अच्छा नहीं लगा मेरा कॉल करना तो मैं बंद करके नंबर डिलीट कर देता हूँ। आयशा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं कम लोगों से राब्ता रखती हूँ। खैरियत से लिया तुमने नंबर? मैं, जी जी खैरियत है, बस आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और थोड़ा दुख भी हुआ कि आपकी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें आएँ। ऐसे ही मैंने आयशा की काफ़ी तारीफ़ें की कि वो अच्छी है, प्यारी है और उसकी नेचर भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को तो पता है कि औरत चाहे कोई भी हो, तारीफ सुनने वाले मर्द उनको अच्छे लगते हैं। इसके बाद थोड़ी मज़ीद बातचीत हुई और फिर फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद रोज़ाना रात को आयशा को कॉल करता था और बात करता था। कोई गलत बात नहीं होती थी, बस इसके दुख सुख सुनता और अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाता। तकरीबन एक हफ्ते बाद इसने अपने घर के दरवाजे भी मेरे लिए खोल दिए और हम अच्छे दोस्त बन चुके थे। फिर एक दिन ने आयशा के घर गया, बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ले गया जो बच्चों को भी पसंद आया और आयशा को भी। फ़ोन पर मैं इससे खूब खिलकर बात कर लेता था, लेकिन सामने जाकर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। उन्हीं दिनों इसने एक सरकारी इदारा ज्वाइन किया था पार्लर का कोर्स करने के लिए। मेरी रूटीन बन गई थी कि मैं इसे रोज़ाना वहाँ से पिक करता और घर छोड़ देता, थोड़ी देर बैठता और फिर घर आ जाता। इस वक्त घर में आयशा और बच्चों के अलावा कोई नहीं होता था क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले जाते थे। अभी तक भी मेरे ज़हन में इसके लिए कोई गलत बात नहीं थी। मैं इसे कोर्स की जगह से पिक करने भी इसलिए जाता था कि वहाँ और भी लड़कियाँ होती थीं जो फुल लाइन देती थीं। उनमें से एक लड़की माहम ने आयशा से दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी कि मैं आयशा का कज़िन हूँ। माहम आयशा से मेरे बारे में पूछती रहती थी और उसका घर भी इसी तरफ था जिस तरफ आयशा का था। एक दिन माहम ने आयशा से कहा कि इसका रिक्शा नहीं आया, इसे भी साथ ले चलो। आयशा ने ओके कर दिया और वो भी हमारे साथ आ गई। रास्ते में माहम ने पिल एक से दही भले खाने की फरमाइश की, जो हमने कबूल की और खाने चले गए। आज मैंने माहम को पहली दफ़ा बगैर निकाब के देखा था। बिलाशुबा वो एक खूबसूरत लड़की थी। मैं महसूस कर रहा था कि वो मुझ पर लाई मार रही थी, जो कि आयशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब हम घर पहुंचे तो आयशा शरारती अंदाज में कहने लगी, आज तो बड़ी लाई मारी जा रही थी, नंबर दे दूं इसका? मैंने कहा, नहीं नहीं, वो ही मार रही थी, मैं नहीं। और मैंने सोचा कि अगर नंबर ले लिया तो इसे बुरा ना लग जाए और हमारी दोस्ती खत्म ना हो जाए। इसलिए मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए और आइंदा इसे साथ मत लाना। इस दिन के बाद से मैंने आयशा में बड़ा फ़र्क महसूस किया। वो मेरे लिए फ़िक्रमंद रहने लगी। जब मैं इसे लेने जाता तो इसकी सहेलियां इशारे इशारे से इसे मेरे बारे में छेड़ती थीं। अब वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। ये सारा मामला 1 महीने के अंदर हुआ था। अब मैं भी इसे प्रपोज करने का सोच रहा था। रोज़ाना मुलाकात के बावजूद रोज़ाना फ़ोन पर बात होती थी। फ़ोन पर खिलकर बात कर लेता था, लेकिन सामने जाकर बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन मैंने सोचा कि इसे कहीं बाहर ले जाता हूँ और वहीं प्रपोज करता हूँ। हम लोग आइस टेक गए, आइसक्रीम खाई, लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई कि बात करूं। फिर हम गिरीजन पार्क चले गए, वहां थोड़ी देर टहलते रहे।
मैंने महसूस किया कि अब वो भी इसी इंतज़ार में है कि मैं इसे प्रपोज कर दूं, लेकिन इसकी शख्सियत के सामने मेरी हिम्मत ही ना हुई और हम घर वापस आ गए। उन दिनों मेरा एक लड़की इनम से भी अफेयर चल रहा था, वो एक अलग कहानी है। इनम अक्सर मुझे रात को 10 बजे अपने घर बुलाती थी। इसका घर सियालकोट स्वीट्स के पास था। मैं वहां बाइक खड़ी करता और उससे मिलकर आता। पार्क जाने के अगले दिन मेरी इनम से मुलाकात फिक्स हो गई थी, लेकिन मैं इस दिन रात 10 बजे खुसूसी तौर पर घर से नहीं जा सकता था। इसलिए मैं मगरिब के वक्त घर से निकल आया और आयशा के घर जाकर वक्त गुजारने लगा। सोचा कि 10 बजे इनम के पास चला जाऊंगा। हमने 8 या 9 बजे तक खाना खा लिया और टीवी देखते हुए बातें करने लगे। टीवी देखते देखते इसके बच्चे सो गए। मैं और आयशा आमने सामने कुर्सियों पर बैठे थे और हमारे पास हीटर चल रहा था। रात की तारीकी में बात करना आसान होता है, इसलिए मैंने इससे बात शुरू की और कहा, आयशा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत हो गई है तुमसे। तो वो कहने लगी, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मेरे बच्चे जवान हो रहे हैं, मैं बदनाम नहीं होना चाहती इस सब में पड़कर। मुझे मालूम था कि वो ये बातें सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रही है, अंदर से वो भी यही चाहती थी। मैं इसके थोड़ा करीब हो गया और उसका हाथ पकड़कर इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। इसके दोनों हाथ मेरे हाथों में थे और उसने छुड़वाने की कोई खास कोशिश नहीं की। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मुझे वाकई इससे मोहब्बत हो गई है और ये भी कहा कि मेरी वजह से कभी उसकी इज्जत पर बात नहीं आएगी। अगर कभी ऐसा होने का खदशा भी होगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मेरी उन बातों से वो थोड़ी नरम पड़ती नजर आई। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा, आओ मेरे साथ, और इसे कहा, आई लव यू आयशा, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोश रही। मैंने दोबारा कहा तो वो कहने लगी, नोमी जो भी हुआ गलत हुआ है, लेकिन मैंने इसे समझाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार में सब जायज़ होता है।